नमस्कार, स्वागत है आपका फेडरल देश में। मैं हूँ नीलू व्यास। आज कल आपने देखा था कि किस तरीके से मोदी जी ने एक बहुत इम्पोर्टेंट एक मीटिंग ली थी जिसमें कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ राजनाथ सिंह, अजीत डोवल सब लोग मौजूद थे। और उसके बाद एक सुबह आज कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी हुई। उसके बाद एक कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स भी हुई और जिसको लेकर ये कहा गया कि हो सकता है कि वहां पर कुछ बड़े डिसीजंस लिए जाएं। और उधर पाकिस्तान के जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा कि उनके पास क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है, इस बात की जानकारी है कि अगले 24 से 36 घंटे में भारत पाकिस्तान पर मिलिट्री स्ट्राइक कर सकता है। अब आखिर इन मीटिंग्स का नतीजा क्या निकलेगा ये तो पता नहीं है, और ये क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है। लेकिन ये बैठकें क्या कुछ संकेत दे रही हैं, और जो कश्मीर की जो लॉन्ग टर्म समस्या है उसको लेकर भी क्या इस पर बातचीत हुई होगी। आज आपने देखा कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड का भी पुनर्गठन किया गया, जिसके चेयरमैन अब एक एक्स रॉ चीफ हैं जिनका नाम है आलोक जोशी। उसमें बहुत सारे रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स को उसमें शामिल किया गया है, जिसमें पुलिस के लोग हैं, डिप्लोमैट्स हैं, इंडियन फॉरेन सर्विसेज के लोग हैं, तीनों आर्म्ड फोर्सेस के लोग हैं। और ये कहा जा रहा है कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड का पुनर्गठन किया गया है, उसको रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया है। आज इसी के हम मायने समझेंगे। हमारे साथ प्रोफेसर राधा कुमार है जो कि लेखक है, राजनीतिक विश्लेषक है, और कश्मीर में इंटरलॉक्यूटर के रूप में भी वो कश्मीर जा चुकी हैं। राधा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और पहला सवाल मैं यही करूंगी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड का पुनर्गठन किया गया, उसको रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया है, इसके मायने क्या हैं आपके हिसाब से? और ये कहा जा रहा है कि पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ था उसको देखते हुए इस बोर्ड का पुनर्गठन किया गया है। जी। अम, जिस हद तक मुझे जानकारी है, अ, काफी सालों से नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड का कोई खास रोल नहीं रहा है। तो सबसे पहले तो ये बात है कि उसकी एक अ, फिर से रोल बन रही है। आपको याद होगा कि ये जो करगिल में अटैक हुआ था, उसके बाद ही एनएसएबी को बनाया गया था और उसको एक काफी महत्वपूर्ण रोल दिया गया था, खासकर वो करगिल इंक्वायरी रिपोर्ट का। अब पता नहीं कि अभी इस बार क्या वो ऐसा रोल देंगे कि एक पहलगाम पे भी इंक्वायरी रिपोर्ट ये बोर्ड तैयार करे। पर ये बात तो साफ आ रही है कि एनालिसिस कि इस बोर्ड में जो लोग हैं उनको साथ लाया गया है कि वो साथ मिलके एक काफी थरो एनालिसिस करें सिक्योरिटी का, काउंटर टेररिज्म का, और कि उसमें अब क्या बदलाव लानी चाहिए, क्या गैप्स हैं जो प्लग करने चाहिए। ये सब चीजें जरूर ये बोर्ड भी देखेगी। लेकिन अब आपको क्या लग रहा है कि क्या भारत इस स्थिति में है? आज 8 दिन तो बीत गए हैं और अभी तक आतंकवादियों को पकड़ा नहीं गया है। आज 8वां दिन है, 22 तारीख को ये घटना हुई थी। आज 8 दिन हो गए हैं लेकिन कोई भी आतंकी का अभी सुराग नहीं लगा है। ये बताया जा रहा है कि वो आतंकी आए, उन्होंने 26 लोगों को मारा और मारकर वो ऐसी कौन सी जगह गायब हो गए, और कि आज तक उनका पता नहीं चल पा रहा है। तो क्या ये एक बड़ी विफलता आप मानेंगी सरकार की कि 8 दिन के बाद भी अगर टेररिस्ट को नहीं पकड़ा गया है? देखिए, बहुत घने जंगल हैं वहाँ। और हमने पहले भी बहुत बार देखा है कि आतंकवादियों ने आके हमला किया और वहां से गायब हो गए इन जंगलों में, और इन जंगलों से उनको रूटें मिली, थोड़ा प्रोटेक्शन भी मिला कि वो क्रॉस बॉर्डर चले जाएं। अब पता नहीं वो स्थिति है आज की नहीं। ये तो मालूम है कि जंगल बहुत घने हैं, इनकी सपोर्ट होगी क्रॉस बॉर्डर जाने में, ये नहीं मालूम मुझे। पर ये हम देख सकते हैं कि कभी ये जो कश्मीर में जो लोगों ने हमले किए हैं वो आसानी से पकड़े नहीं जाते, क्योंकि वो जंगल इतने इतने घने हैं और मील पे मील हैं।
लेकिन ये बात तो आप मानेंगी कि कहीं न कहीं सुरक्षा में चूक हुई थी, क्योंकि पहलगाम जैसा इलाका भले ही घने जंगलों से घिरा हुआ हो, लेकिन जब इतने सारे वहाँ पे टूरिस्ट जा रहे थे, तो सुरक्षा वहाँ पर मुहैया कराना, सुरक्षा वहाँ पर लोगों को देना, ये तो सरकार की ज़िम्मेदारी थी। वो सरकार ने ज़िम्मेदारी अपनी पूरी नहीं की, और ये बात भी सही है कि क्योंकि वहाँ पे सिक्योरिटी कॉर्डन नहीं था, इस वजह से उन आतंकियों को और भी आउटलेट मिल गया वहाँ से निकलने का आराम से। तो क्या ये एक बड़ी विफलता नहीं है? और आज 8 दिन बाद अभी भी हम ये चर्चा नहीं कर पा रहे हैं कि सरकार क्यों नहीं पकड़ पाई उन आतंकियों को? देखिए, ये 2 अलग बातें हैं। ये मैं ज़रूर मानती हूँ कि पहले तो एक फ़हमी थी कि कुछ होने वाला है। ये तो हमें अच्छी तरह से अब मालूम है, ये इन्फॉर्मेशन सरकार से भी आई है। तो उसपे ज़रूर प्रश्न पूछने चाहिए कि जब ये फ़हमी थी तो उस पे आपने क्या किया? अ अ, सबसे पहले तो ये बात है कि आपने एक एडवाइज़री क्यों नहीं जारी की, कि लोग या तो घर में रहें या जाएँ ना वहाँ। ये तो सबसे पहली बात है। अ, अब फिर आती है ये दूसरी बात कि पहलगाम में पहले भी हमले हुए हैं। अ, म ये जंगल में बहुत प्रोटेक्शन है वहाँ अ, आतंकियों के लिए। पहले एक सीआरपीएफ पोस्ट होती थी वहाँ, जो जनवरी में निकाली गई और वापस कभी नहीं डाली गई। तो ऐसी बहुत प्रश्न हैं कि आपके सिक्योरिटी लैप्सेस काफ़ी काफ़ी हैं इस मामले में। अ, दूसरी जो बात है कि पकड़े नहीं गए, उसमें मुझे कुछ सिम्पैथी है हमारे आर्म्ड फोर्सेस के लिए, क्योंकि सबको मालूम है कि ऐसे घने जंगलों में मील पे मील पे मील पे मील, पूरी आपको मालूम है कि ये पूरी बॉर्डर से लेके एलओसी पूरा कवर करती हैं ये जंगलें। इतनी आसान बात नहीं है लोगों को पकड़ने का। तो वो दूसरी और अलग बात है मेरे ख्याल में। जो पहली बात है ये कि आप पहले आ, जब आपको ये फहमी थी आपने कौन सा एक्शन लिया और क्यों ये जनरल एडवाइजरी नहीं दी, वो मेरे ख्याल में सबसे बड़ी बात है। इंटेलिजेंस पे आपने एक्शन ठीक नहीं ली। इंटेलिजेंस फेलियर नहीं थी, इंटेलिजेंस था, फेलियर एक्शन का था, राइट, इंटेलिजेंस पे एक्ट करने का। राइट। आपने कहा कि इंटेलिजेंस था, लेकिन इंटेलिजेंस पर एक्ट नहीं किया गया। इसके लिए आप किसको ज़िम्मेदार ठहराएँगी? पुराने ज़माने में देखिए, होम मिनिस्टर रिज़ाइन करते थे। वो शिवराज पाटिल ने रिज़ाइन किया मुंबई के बाद। अब मैं इन दोनों हादसों को कंपेयर नहीं कर रही, पर बात तो ये है कि असर आखिर में ज़िम्मेदारी तो वही जाती है होम मिनिस्टर पे, क्योंकि वही उन इन चार्ज है। हुँ। लेकिन डोमेस्टिक आप सिक्योरिटी का तो उन पे आता है। नहीं, लेकिन राधा जी एक चीज़ और भी है, अब वो तो पाकिस्तान के जो सॉरी माफ़ कीजिए, हाँ, लेफ्टिनेंट गवर्नर पे भी आता है, क्योंकि कश्मीर में जो गवर्नर है, सिक्योरिटी उसके मैंडेट में आती है। अ, आपने कहा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर को भी रिज़ाइन करना चाहिए, होम मिनिस्टर जब पहले अगर रिज़ाइन करते थे, तो अभी क्यों नहीं कर रहे? ये इम्पोर्टेंट सवाल है, लेकिन इसका जवाब किसी के पास नहीं है। मीडिया इस पर बात करेगा नहीं कि भई अमित शाह क्यों नहीं रिज़ाइन कर रहे हैं। लेकिन मैं अब दूसरे सवाल पर आना चाह रही हूँ, क्योंकि पाकिस्तान के जो इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि उनके पास विश्वसनीय सूत्रों से जानकारी है कि भारत पाकिस्तान के ऊपर अगले 24 या 36 घंटे में स्ट्राइक करने वाला है। अब स्ट्राइक करने का मतलब क्या है? क्या ये एक लिमिटेड स्ट्राइक आपको लगता है हो सकती है, या आपको लगता है कि फुल ब्लोन एक बैटल जिसको कहते हैं बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, कुछ उस तरीके की दिखेगी? और इस बार पाकिस्तान कितना तैयार होगा, क्योंकि पाकिस्तान ऑलरेडी सबक सीख चुका है जो 2019 में हुआ था। उसके बाद आपको लग रहा है कि पाकिस्तान बड़े शांतिपूर्वक ढंग से और और इस बार रिटेलिएट नहीं करेगा? सबसे पहले तो ये तो अफ़वाह है पाकिस्तान की तरफ से। कह रहे हैं एविडेंस है, हमने तो नहीं देखी ना, हमारे पास तो कुछ नहीं है, हमें नहीं मालूम।
कि आने वाले 24 या 36 घंटों में स्ट्राइक होगा। और ये तो इनका पुराना दौर है, हरदम ये अफ़वाह फैलाते हैं। इन्होंने तो फिर फुल स्पेक्ट्रम में न्यूक्लियर को की भी बात की। तो मैं मानती हूँ कि जब तक हमें कुछ मालूम नहीं है ठीक ढंग से, तो हमें ये सब अफ़वाहों को सुनना ही नहीं चाहिए और मानना ही नहीं चाहिए। ये प्रश्न तो ये है कि क्यों उन्होंने क्रॉस बॉर्डर फायरिंग शुरू की? हमारे न्यूज़ में तो यही आ रहा है ना कि पाकिस्तान की तरफ से शुरू हुआ क्रॉस बॉर्डर फायरिंग, हमारी तरफ से नहीं शुरू हुआ। भैया आतंकवादी और हमला तो हमारे देश में हुआ, हमारे कश्मीरी लोगों पे। क्रॉस बॉर्डर फायरिंग वो क्यों कर रहे हैं? नहीं, लेकिन अब आपको क्या लग रहा है कि क्या जो कश्मीर की प्रॉब्लम है, कश्मीर की जो दिक्कतें हैं, वो क्या इसी तरह से रिज़ॉल्व की जाएँगी? अ कोई बातचीत नहीं होगी और बिल्कुल बातचीत का जो सारा जो एवेन्यू है वो खत्म कर दिया गया है, क्योंकि अब तो जो इंडस वाटर ट्रीटी है वो खत्म कर दी गई, अटारी बॉर्डर बंद कर दिया गया, डाउन स्केलिंग हो गई हाई कमीशंस की। तो ऐसे में क्या अब हम ये माने कि क्या पाकिस्तान और भारत के बीच में कभी भी कोई बातचीत नहीं होगी? ये तो आपने बहुत बड़ा प्रश्न पूछा। ये बात सही है कि हमारे 10 साल के लिए एक अमन की बातचीत चल रही थी हमारे प्राइम मिनिस्टर और उनके प्रेसिडेंटों के बीच। स 2 सरकारें आई गई, पहले वाजपेयी जी ने शुरू की, फिर मनमोहन जी ने आगे बढ़ाया और उस वक़्त जो आतंकवादी हमले थे, उनकी असर काफ़ी कम होती गई उन 10 सालों में। अ अ, हज़ारों से 100 100 के करीब तक आई। तो वो तो बहुत ही महत्वपूर्ण साल थे, जिसमें डायलॉग थी इंडिया पाकिस्तान के बीच, इंडिया हुर्रियत या कश्मीरी डिसिडेंट के बीच और कश्मीर की सरकार हमारी सरकार के बीच। और ये भी था कि वहाँ से जो उनके पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो कहलाता है अ, वहाँ से भी इस अमन की यात्रा के लिए बहुत सपोर्ट था। तो वो एक और तो उन्होंने भी अपने पाकिस्तान सरकार पे दबाव डाला। तो वो एक बहुत महत्वपूर्ण समय था। और वो ये सही बात है कि 2014 से वो खत्म किया गया है और वो अभी तक शुरू फिर जारी किया नहीं। अ, ऐसे समय में क्या ये हो सकता है, ये मुझे नहीं पता, मुझे कुछ शक है। ये तभी हो सकता है जब पाकिस्तान तैयार हो अपने अपने हिस्से में जांच करने को कि ये जो कह रहे हैं रेजिस्टेंस फ्रंट, जिन्होंने एक ट्वीट में क्लेम किया कि इन्होंने ये हमला किया। रेजिस्टेंस फ्रंट का तो हमें अच्छी तरह से मालूम है, बहुत अ, पास के रिश्ते हैं लश्कर-ए तैयबा के साथ। तो अगर अ, इसमें एविडेंस करना पड़ेगा, ढूँढना पड़ेगा कि क्या वहाँ से क्या सपोर्ट थी। अब उस एविडेंस को ढूँढने में पाकिस्तान का हाथ सबसे बड़ा होगा, उसी देश में। तो अगर वो आएँ आगे और कहें कि हाँ, हम ये जाँच करने को तैयार हैं, आपके साथ करने को तैयार हैं, तो फिर ये बड़ी बात होगी। अब उन्होंने कहा है कि उनको कुछ इम्पार्शियल, न्यूट्रल, इंटरनेशनल हाँ, वो जाँच न्यूट्रल चाहिए। इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहा है पाकिस्तान। उन्होंने कहा कि न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन जी, होना चाहिए। जी। अब इसमें पूछने की 2-3 बातें हैं कि एक तो ये है कि जो भी इंटरनेशनल होंगे, वो ना तो भाषा जानेंगे, ना जगह जानेंगे, ना उन्होंने कुछ ख़ास स्टडी की होगी पाकिस्तान में लश्कर-ए-तैयबा या जैश-ए-मोहम्मद या कश्मीर से जुड़े जो आतंकी संगठनें हैं, उनके
बारे में उनकी जानकारी हमारे जानकारी से थोड़ी कम होगी, तो वो तो डिपेंडेंट होंगे। वो डिपेंडेंट होंगे उनके पाकिस्तानी कॉलीग और हमारे इंडियन कॉलीग पे, है ना? तो एक वो प्रॉब्लम है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अगर आप इंटरनेशनल इंक्वायरी कर रहे हैं, तो उस इंक्वायरी पे क्या एक्शन भी इंटरनेशनल होगा? इंक्वायरी तो आप एक्शन के लिए करते हैं ना। बिल्कुल। अब वो इंटरनेशनल है और फिर कहें कि हाँ इस पे एक्शन पाकिस्तान ले और इंडिया ले, तो उसमें क्या मैंडेट है? वो बाइंडिंग होगा कि हमें एक्शन लेना ही पड़ेगा उनके कहनों पे, या कि बाइंडिंग होगा इंटरनेशनल कम्युनिटी पे कि वो एक्शन लेंगे? तो ये सब प्रश्न हैं जिनकी जिनके जवाब हमें ढूंढने पड़ेंगे। हमें ये भी देखना है, मैंने अभी कुछ लिखा है इस पे, कि हम देखें कि मनमोहन जी के टाइम में मुंबई के बाद जॉइंट इंक्वायरी तो हुई थी, और उस जॉइंट इंक्वायरी में काफी प्रोग्रेस भी हुआ था। उसमें पूरा एविडेंस आया लश्कर और जैश के हाथ का। ये बात फिर अलग है और दुर्भाग्यपूर्ण है कि उस पे फिर उनकी प्रोसिक्यूशन नहीं हुई, होनी चाहिए थी। पर जो हम लेकिन इस देखते हैं, समय एक तो ऐसा लग रहा है प्रोसिक्यूटर को गोली से मार दिया। राधा जी, इस समय मैं राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर सवाल नहीं खड़े कर रही हूँ, लेकिन इस समय आपको क्या लग रहा है कि क्या मोदी सरकार के अप्रोच में कोई प्रॉब्लम या कोई चुनौती आपको नजर आ रही है, जिस तरीके से वो इस पहलगाम टेरर अटैक को टैकल करने की कोशिश कर रहे हैं? जी राधा जी। देखिए, सबसे पहले तो मैं वो चाहती कि वो देखें कि और देश के जगहों में कश्मीरियों को खतरा ना हो। हमने देखा है रिपोर्टिंग कि लोगों स्टूडेंट्स को मारा जा रहा है, ट्रेडर्स को मारपीट लग रही है, लोगों कह रहे हैं उनसे चले जाओ यहाँ से। अब ये गुंडागर्दी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, और ये गुंडागर्दी फिर एक तरह से सांप्रदायिक भी बन गई है। सिर्फ कश्मीरियों पे नहीं, मुसलमानों से भी ये कहा जा रहा है। तो ये तो सबसे पहले इनके हाथ में भी है और इनको रोकना भी चाहिए। और उनको यूं दो दो वजह है रोकने के लिए। एक तो कोई सरकार को ऐसे बैठ के नहीं देखना चाहिए जब उन्हीं के लोग पे ये खतरे आ रहे हैं। दूसरा कि आप इनको बचाएंगे नहीं, तो इनको भी तो लगेगा, ये भी तो और डिसअफेक्टेड बन जाएंगे। ये फिर आप अपनी ही सिक्योरिटी को भी कमजोर कर रहे हैं जब आप इस तरह से लोगों को बचा नहीं रहे, ठीक ढंग से उनके साथ बर्ताव नहीं कर रहे। तो सबसे पहले मैं मानती हूँ कि इनको ये अर्जेंट प्रायोरिटी के बेसिस पे इसको देखना चाहिए। फिर आती है दूसरी बात कि देखिए कश्मीरियों की क्या रिस्पॉन्स रही है। सबके सब यूनानिमसली सारे संगठन, सारे लोग आए और इसके खिलाफ अ, मोमबत्ती के मार्चें की, मॉर्निंग किया, और कहा जोर जोर से आतंकवादियों को कि आपने सिर्फ आपने जो टूरिस्ट को मारा, आपने हमको भी मारा। आप जो हैं हमारे हमारे दोस्त हमारे एनिमी हैं, ये उन्होंने कहा। अब ऐसी जो रिस्पॉन्स आती है, इसको आपको वेलकम करना चाहिए और फिर आपको इसको रेसिप्रोकेट भी करना चाहिए, है ना? वो भी मैंने नहीं देखा। फिर तीसरी बात आती है, और ये आपके मिलिट्री और काउंटर टेररिज्म वाले भी कह देंगे कि जिस हद तक आपको आतंकियों के खिलाफ लड़ना है, उसमें जो लोकल लोग हैं वो आपके सबसे बड़े सहयाद्री हैं। ये आपको सबसे बड़ा सहायता दे सकते हैं। तो आप उनके साथ अपने रिश्तों को मजबूत कीजिए। आपने तो उनको बहुत कमजोर कर दिया है।
उनका स्टेटहुड ले लिया, उनकी जो सरकार बनी उसकी कोई हक ही नहीं है, उसकी कहाँ पावर्स हैं, उनकी कंसल्टेशन तक नहीं होती है। 1 हफ्ते या 10 दिन पहले हमारे होम मिनिस्टर गए सिक्योरिटी को रिव्यू करने, और उस मीटिंग में इन्होंने ना चीफ मिनिस्टर, ना होम मिनिस्टर, ना कोई ऑपोजिशन के लीडर्स, किसी के साथ नहीं मिले, किसी को शामिल नहीं किया। अब ये तो गलत ढंग है चीज को देखने का। तो अपने, जहां तक अपनी सिक्योरिटी की बात है, इनके हाथ में बहुत है जो कर सकते हैं बिल्कुल। और करना भी चाहिए। हाँ, नहीं अब मिलिट्री स्ट्राइक कब होगी ये तो पता नहीं है। हालाँकि प्रधानमंत्री ने कल जो मीटिंग हुई थी कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी की, उसमें उन्होंने आर्म्ड फोर्सेस को पूरा छूट दे दिया है कि जो मोड है, टाइमिंग है, ये सब पर वो ही डिसाइड करेंगे और जब उनको खुली छूट दे दी है। लेकिन एक आखिरी सवाल आपसे करूँगी संक्षेप में जिसका जवाब चाहिए कि पहलगाम आतंकी हमले ने ओमर अब्दुल्ला की राजनीति को क्या कर दिया है और ओमर अब्दुल्ला को कहाँ लाकर खड़ा कर दिया गया है? एक बहुत भावुक स्पीच उन्होंने दी थी लेजिस्लेटिव असेंबली में, लेकिन अब उनके वजूद पर क्या सवाल नहीं खड़े हो रहे हैं? क्योंकि हर चीज के लिए अगर एलजी और केंद्र सरकार ही वहां पर काम करेगा, तो फिर ओमर अब्दुल्ला का वजूद क्या है इस समय? और खासकर एक ऐसे समय में जब इतना बड़ा आतंकी हमला हुआ और वहां पर उस चीफ मिनिस्टर की कोई से नहीं है। जी हाँ, अ, ये बहुत जरूरी प्रश्न है कि आप वहाँ के जो इलेक्टेड एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको भी तो आपको सिक्योरिटी की कंसल्टेशन और डायलॉग में लाना चाहिए। आपको याद होना चाहिए कि एक समय था वाजपेयी के टाइम में, जब मुफ्ती मोहम्मद सईद चीफ मिनिस्टर थे, यूनिफाइड कमांड बनी थी, जिस जिसको चीफ मिनिस्टर चेयर कर रहे थे। और वही समय, वही सालों थे जब ये इंसर्जेंसी और मिलिटेंसी के फिगर्स कम होते गए, जब ये सब शामिल थे एक साथ। मतलब जम्मू कश्मीर के सरकार के लोग, इंडिया यूनियन के सरकार के लोग, मिलिट्री लोग और इंटेलिजेंस और पुलिस लोग, ये सब शामिल थे कंसल्टेशन में और कोऑर्डिनेशन में। उसी वक्त आपकी 3 टियर ग्रिड की भी बनी, क्योंकि ये कोऑर्डिनेशन हो रहा था। तो ये प्रश्न फिर, जैसे कि पूछताछ किया जाएगा कि पहलगाम में क्या हुआ, उसमें और भी बड़ा पूछताछ होगा कि हमें आगे बढ़ के सिक्योरिटी के लिए किस तरह की सिस्टम्स चाहिए। अब आपने उमर अब्दुल्ला की बात की, ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि अभी तक स्टेटहुड नहीं दिया गया, और जो यूनियन होम मिनिस्ट्री और यूनियन गवर्नमेंट है, उनको सोचना चाहिए कि जब आपने इलेक्शन किए हैं, तो आपका क्या फायदा बनता है इस तरह का सरकार बनाने का, जिनके पास इतनी कम जिम्मेदारियां हैं, जिनके हाथ में इतना कम है करने का। आपका कहाँ से फायदा ये हो सकता है ना? तो उमर अब्दुल्ला को अब देखिए, उनकी रिस्पांस तो बहुत अच्छी हुई है। उन्होंने अपने मिनिस्टरों को सारे स्टेट्स में भेजा जहां कश्मीरियों के खिलाफ बातें हो रही थी, एक्शन लिया जा रहा था, और कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये तो बहुत ही बढ़िया रिस्पांस है जो इन्होंने किया, जो यूनियन होम मिनिस्ट्री को करनी चाहिए थी। उतना तक तो उनके हाथ में था। अब ऐसे रिस्पांस को आप मतलब बिल्कुल डिसमिस कर रहे हैं। नहीं, खैर चुनौतियां तो बहुत सारी हैं, लेकिन अब देखना होगा कि कब ये मिलिट्री स्ट्राइक होती है, किस हद तक होती है और इसका कश्मीर पर क्या असर पड़ता है और क्या कुछ करती है मोदी सरकार। आपका बहुत बहुत शुक्रिया राधा जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू। थैंक यू।